नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इन दिनों कुश्ती के अखाड़े में नजर आ रहे राहुल गांधी अब देश में एक और यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। जी हां, 14 जनवरी 2024 से ये यात्रा शुरू होगी। लगभग 6200 किलोमीटर राहुल गांधी दोबारा देश में भ्रमण करेंगे और इस बार क्या संकेत या संदेश देने की कोशिश होगी, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, एक और यात्रा, नाम बदल गया है, पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत न्याय यात्रा है। तो ये जो न्याय यात्रा है, क्या कांग्रेस के साथ न्याय कर पाएगी? किस तरह से देखा जाए इस न्याय यात्रा को? देखिए, जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं या विरोधी हैं, दोनों लोग इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ही नहीं, यूं कह ले कि उसके सबसे बड़ी पहचान के तौर पर है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर रहता है, क्योंकि वो मानता है कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी है। नरेंद्र मोदी के बगैर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की कल्पना मुश्किल है, और वही स्थिति राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस की कल्पना मुश्किल है। जिस राहुल गांधी को आज जाना जाता है, इन्हीं राहुल गांधी को, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले अलग तरीके से लोग एड्रेस करते थे, कई जगहों पर मखौल भी उड़ाते थे। लेकिन इस यात्रा ने, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कहलाई, उसने राहुल गांधी को एक नई पहचान दी। एक बहुत लंबी यात्रा चली, जो सितंबर के महीने से शुरू हुई थी पिछले साल 7 सितंबर, और खत्म जाकर के 31 जनवरी को हुई। और इन 4-5 महीनों ने एक राहुल गांधी को लेकर के एक नई सोच देश में पैदा की, और इस बात को तमाम विपक्ष ने भी अपने तरीके से माना। और मैं आज पाता हूं कि उनको तरह तरह के नामों से जो नवाजा जाता था या उनकी बात को बहुत हल्के में लिया जाता था, वो सब चीजें खत्म हुई। उतना ही नहीं, विपक्ष ने भी गठबंधन बनाते वक्त, इंडिया गठबंधन जो बना, तो उसमें राहुल गांधी की जो प्रमुखता है, वो अगर आज स्थापित होती है, तो उसमें भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसे दौर में हुई जब बहुत कोई चुनाव सामने हो नहीं रहे थे। गुजरात और हिमाचल का चुनाव था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये सबको पता था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत गई। आंशिक रूप से कहते हैं कि उस यात्रा का परिणाम था, लेकिन कोई मेजरली उसी यात्रा की वजह से जीती, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में और राहुल गांधी को मजबूत करने में उस यात्रा ने जिस तरह से भूमिका निभाई थी, उसके बाद ये यात्रा एक बार और हो, इसको लेकर के हर कांग्रेसी चाहता था कि राहुल गांधी फिर से कंसीडर करें। इस यात्रा के बारे में और बात करें उससे पहले पुरानी यात्रा के परिणाम के तौर पर क्या निकलकर सामने आया। देखिए, राहुल गांधी की एक छवि बन जाए और राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे जिन नामों से संबोधित किया जाता है, उन नामों में बदलाव हो जाए और राहुल गांधी की एक छवि बढ़ जाए, ये तो राहुल गांधी के लिए अच्छी बात है। राहुल गांधी की उस छवि से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा हुआ, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल का के नेता है वो, और उस पार्टी को अगर उनके किसी जो वो रणनीति लेकर चल रहे हैं उससे अगर फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर उनकी छवि बदले ना बदले क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखिए, पिछले 1 साल में 2 चुनाव हुए, कर्नाटक और तेलंगाना। इन 2 चुनाव में सफलताएं कांग्रेस पार्टी को मिली। 3 चुनाव हुए हिंदी पट्टी में, इसमें नुकसान हुआ, कांग्रेस जीत नहीं पाई। तो फायदे और नुकसान को अगर चुनाव के टर्म्स में आप देखते हैं, तो ये नतीजा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से इसको परिभाषित करती है, कांग्रेस अपनी तरीके से। लेकिन
राहुल गांधी के संदर्भ में उस यात्रा को देखने की जरूरत इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति एक मुख्य चेहरा है किसी पार्टी का और वो चेहरा जो है वो प्रभाव नहीं बना पा रहा है तो वो पार्टी प्रभाव नहीं बना पा रही। हाँ। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रभावशाली लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर भी पहुंच जाती है जहां पर पहले वो कमजोर हुआ करती थी। इसीलिए राहुल गांधी को इस यात्रा के संदर्भ में उनको क्या बेनिफिट हुआ और उनके बेनिफिट से जुड़ा हुआ है कांग्रेस का बेनिफिट। तो हर एक कांग्रेसी की यह दिली इच्छा थी कि उस वक्त चर्चा में थी कांग्रेस पार्टी जिस वक्त राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे थे और वो फकीरों जैसा उनका आवरण हो गया था, चेहरा दाढ़ी बढ़ी हुई और उस तरह से जमीन पर चलते हुए किसी नेता को लोग देख रहे थे और कुछ उसी प्रकार की कल्पना कर रहे थे जैसे भारतीय राजनीति में पहले भी कई यात्राएं बड़े बड़े नेताओं ने की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम महात्मा गांधी। तो उस संदर्भ में ऐसा लग रहा था कि वो समय 2024 के पहले होना जरूरी है कि फिर से एक यात्रा सामने आए और फिर से राहुल गांधी वो जमीन पर उतरे, ऐसे में जबकि अभी भी कोई रिप्लेसमेंट राहुल गांधी का गुड और बैड नहीं आ पाया है। नहीं, देखिए, हम कहने को सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, हम प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने उनका चेहरा भी लगा देते हैं, लगाया भी है कई बार, लेकिन इस बार क्या अलग है और चुनाव से ठीक पहले एक और यात्रा करके क्या वो स्पार्क जो चुनाव में होना चाहिए, जो जनता के बीच दिखना चाहिए, क्योंकि अब तो ओपिनियन पोल और तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, हालांकि हम उन पे ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जो वेरिफिकेशन कितने लोगों से पूछा क्या किया वो तमाम चीजें रहती हैं, लेकिन जमीन पर क्या वो उतना प्रभाव बना पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। हम चेहरा तो कहीं भी लगा देंगे उनका, विपक्ष भी मान लेगा ठीक है हम राहुल गांधी के पीछे चले जाएंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो क्या दमखम दिख रहा है, नजर आ रहा है। और चुनाव से पहले दूसरी यात्रा, देखिए 2 चुनाव पीछे हो गए, उसमें तो कोई दमखम राहुल गांधी का नहीं दिखा, तभी तो 50 के आसपास ही सीटें हैं। बिल्कुल। तो प्रयोग धर्मिता जरूरी है, अगर आप राजनीति में कायम हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे ताकि जो दूरी जनता के साथ आपकी बन रही है वो दूरी कमे। और कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि राहुल गांधी अगर जमीन पर जाकर लोगों से बात करें, कांग्रेस को ये लगता है कि मीडिया ये बात नहीं पहुंचा पा रहा है सीधे तौर पर जो कांग्रेस सोचती है लोगों के बारे में, नरेंद्र मोदी की राजनीति के बारे में, तो खुद से जाके बात करो। तो उन्होंने बहुत ही सहमे सहमे डरे डरे भाव से भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की थी, लेकिन केरल से ही उन्हें जो सफलता मिलनी शुरू हुई तो उन्हें लगा कि अरे हमें तो लगता था कि हमें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, पर यहां तो ऐसी स्थिति नहीं है, यहां तो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे वो यात्रा बढ़ती गई, भीड़ भी बढ़ती गई, लोगों को शुरुआत में लगा कि कहीं ये प्रायोजित भीड़ तो नहीं है, लेकिन वो प्रायोजित भीड़ नहीं थी, क्योंकि हर क्षेत्र से आप गुजरे तो इतना प्रायोजन संभव भी नहीं होता है। और फिर वो किसी योद्धा की तरह चलते ही चले गए, चाहे वो गर्मियों में शुरू हुई यात्रा एकदम ठिठुरते ठंड में कश्मीर पहुंच गई और बर्फ के बीच वो जो आखिरी भाषण हुआ श्रीनगर में, तो वो बड़ा विहंगम दृश्य था और नेता को स्थापित करने में ये क्षण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए ऐसे में जबकि 2024 का चुनाव सामने है, इसीलिए क्योंकि वो यात्रा दक्षिण से उत्तर की थी और पूरब से पश्चिम की यात्रा, पश्चिम से पूरब की यात्रा बची हुई थी, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि 21 तारीख को बैठी थी उसने ये प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी ने खुद से नहीं कहा, ये प्रस्ताव उनके सामने रखा गया और तुरंत फौरी फैसला भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि उनके पांव में दिक्कत है, वो लगातार पैदल नहीं चल सकते हैं, डॉक्टरों ने मना किया है कि आप इतना लंबा स्ट्रेच नहीं चल सकते हैं। तो वो किसी खेल के दौरान कभी उनको चोट लगी थी, वो एग्रीवेट हो गया उस यात्रा में। तो फिर सोच विचार करने के बाद यह तय हुआ कि एक यात्रा पूरब से पश्चिम की जाए, लेकिन इसको एक हाइब्रिड यात्रा किया जाए। पहले भी हम लोगों ने बात की कि एक हाइब्रिड यात्रा के बारे में सोचा जा रहा है, हम लोगों ने अपने शो में ही बात की। हाँ, तो यही वो हाइब्रिड यात्रा है जिसमें पैदल भी चलना होगा
और जिसमें बस में भी चलना होगा। बहुत से लोगों ने बस में या रथ में यात्राएं की हैं, लेकिन पैदल वाला जो एलिमेंट है वो राहुल गांधी की यूनिक पहचान बन गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उसका समावेश जरूरी है। ये तो हुआ जो एक सिंपल सैद्धांतिक पक्ष होता है यात्रा का। अब राजनीतिक पक्ष सुन लीजिए। राजनीतिक पक्ष ये है कि शुरुआत होती है मणिपुर में। मणिपुर वो जगह है जहां मई से शुरू हुई हिंसा ने अभी तक कम से कम 60,000 या यूं कह ली कि उससे भी ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया है। एक छोटा सा राज्य है, करीब 200 लोग कहा जाता है कि अभी तक मारे जा चुके हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं हुई है अभी तक। लोगों को यह लग रहा है कि ये क्या है। चुनाव प्रचार था, अभी पड़ोस के राज्य में चुनाव हो रहा था मिजोरम में, तो प्रधानमंत्री की यात्रा वहां भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत से माइतीज या कुकीज वहां भी हैं। उस जगह पे राहुल गांधी गए थे और उनको बड़ा अच्छा शानदार वहां पे रिसेप्शन मिला था। वहां से पहले ये यात्रा अरुणाचल से शुरू होने वाली थी, और अरुणाचल से शुरू, वो कहते हैं कि परशुराम कुंड है वहां, और वहां से वो शुरू करने वाले थे यात्रा। परशुराम जी से जुड़ी हुई कुछ किंवदंती है, वहां से शुरू करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में देखिए एक राजनीतिक निर्णय हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 14 जनवरी को उसको इम्फाल से झंडा दिखा करके शुरू करेंगे। तो मणिपुर जाने की तो वजह आपको समझ में आ गई। 11 सीटें हैं उत्तर पूर्व में। उन 11 सीटों में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं अभी। तो एक संदेश उधर जाना बहुत जरूरी है। वो संदेश वहां से यात्रा शुरू कर करके दिया जा रहा है। वहां से जब यात्रा चलती है तो मणिपुर और नागालैंड ही उत्तर पूर्व में है, और असम में फिर प्रवेश कर जाती है। और असम में प्रवेश करने के साथ ही वो चैलेंज शुरू होता है कांग्रेस का। वहां वो सत्ता में काबिज तरुण गोगोई के टाइम में 15 साल लगातार रही, और उसके बाद देखिए उसके बाद से लगातार सत्ता से वो बाहर है। पहले सोनोवाल साहब, अब हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा एक फायर ब्रांड इमेज के साथ, अग्रेसिव हिंदू नेशनलिस्ट लीडर के साथ के तौर पे, और एक व्यक्तिगत रूप से अदावत रखते हैं वो कि मैं गया था तो कुत्ते का बिस्कुट मुझे ऑफर कर दिया वगैरह वगैरह। एक व्यक्तिगत भी है उनके साथ, उस क्षेत्र में प्रवेश करना है। वहां से वो यात्रा आगे बढ़ेगी, बंगाल में आएगी। बंगाल में अग्रेसिव है बीजेपी। उसे पिछली दफा 18 सीट जीतने का अवसर मिला, इस बार 35 का टारगेट देकर के अमित शाह भी 2 दिन पहले वहां से आए हैं, 42 में 35। वहां पर एलआई ममता बनर्जी जो कि टक्कर देने के लिए बीजेपी को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को 2 या 4 सीटें से ज्यादा नहीं देना चाहती है। लड़ाई दोनों तरफ है, बीजेपी से भी लड़ना है और इधर अपने सहयोगियों को भी अपना दम दिखाना है। वहां से वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ करके वो बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में भी फिर वही इक्वेशन, अपने सहयोगी भी हैं, वो आपको कम रखना चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश अगर वो तब तक रहते हैं, एनडीए में न चले जाते हैं, कितना सीट आपको देते हैं, है ना। वहां से वो यात्रा गुजरती है, और ये सारी जगहें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की देखिए मजबूत जगहें बनकर के उभरी हैं पिछले 5 सालों में। 18 सीट कोई कल्पना नहीं कर सकता था वेस्ट बंगाल में, वहां 18 सीट भारतीय जनता पार्टी। बिहार में आप देखिए 39 सीट्स एनडीए की थी, 40%, और जब नीतीश जी साथ थे, और अभी भी 18-19 सीटें हैं। वहां से उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ, झारखंड हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत इलाका। आप देखते चले जाइए उड़ीसा में नवीन बाबू साथ भी हैं और दूर भी हैं। अपना इलाका है भारतीय जनता पार्टी का, पार्लियामेंट में हमेशा साथ में खड़े हो जाते हैं। और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई होती है वो भी नूरा कुश्ती की जैसी होती है। वो लोकसभा में वहां बीजेपी जीत जाती है, विधानसभा में नवीन बाबू जीत जाते हैं। यात्रा वहां से घूमती है, यात्रा वहां से घूम करके और फिर से वो उत्तर प्रदेश 80 सीटों का राज्य, जिसमें कि 62 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का मजबूत क्षेत्र। वहां से आगे बढ़िए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए 29 में से 28 लोकसभा की सीटें देने वाला राज्य मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़
11 में से 9 सीटें देने वाला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, 25 से 25 सीटें देने वाला राज्य राजस्थान। और इस तरह से यात्रा घूमती हुई महाराष्ट्र पहुंचती है। और महाराष्ट्र में भी पिछला अगर आप देखें इलेक्शन जिसमें सब कुछ सही था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जबरदस्त कैचमेंट एरिया था। तो ऐसे जगहों से गुजरते हुए अगर हम पाते हैं कि ये करीब करीब 14 राज्यों में 355 सीटें हैं, 355। और जिस तरफ से रूट मैप निकला है उसमें 85 या 88 सीट्स है जिससे वो गुजरेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा हिमांशु कि उस 85 या 88 सीट में से मात्र 5 सीटें हैं कांग्रेस के पास आज की तारीख। तो ये बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन सीटों में से कितनी बढ़ा पाते हैं वो, क्योंकि डायरेक्ट जहां पे जाएंगे वहां पर तो उम्मीद रहेगी, वहां पर उससे अगर जहां जहां जा रहे हैं उन्हीं सीटों को जीत जाएंगे तो पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी। तो रिस्क किसका है? यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रिस्क हो जाता है कि अगर इन सारे राज्यों को जोड़ ले हम 14 राज्यों को, तो सीट संख्या आती है 355, 355। इन 355 सीटों में से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं 236। टोटल 300 सीटों में से 236 सीटें इसी रीजन से आती हैं। मणिपुर से मुंबई तक में 236 सीटें आती हैं। और इन 236 सीटों में कांग्रेस के पास मात्र 5। तो एक बड़ा चैलेंज तो है, और खतरा इसलिए कि अगर इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी या फिर उसके अलाय अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं तो ये जो 50 सीटें कम करने का एक जो टारगेट लेकर चला जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भले जीत जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इन 50 सीटों पर सीटें जो है निकालने में कामयाब रहती है भारतीय जनता पार्टी के खाते से, तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा। आप 50 सीटों की बात करें, 50 सीटों में तो बहुमत चला जाता है भारतीय जनता पार्टी। वही उसी चीज की बात। 300 में से अगर 50 घटाते हैं तो जादुई आंकड़ा 272 का वो 250 में आ गया। तो अब आप समझिए कि जो मैंने कहा राजनीतिक पक्ष है वो क्या है इस पूरी यात्रा का। सैद्धांतिक पक्ष तो था कि भाई दक्षिण से उत्तर हो गया था, पूरब से पश्चिम करना था, लोगों से जुड़ना है, उनके न्याय की बात करनी है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब बड़ी बड़ी बातें जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल तो कर गए। लेकिन असली बात जो है ये कि ये पूरा एरिया जो है ये लॉस्ट एरिया है कांग्रेस के लिए। और इस एरिया में से उसको अपनी वक़्त दिखानी है भारतीय जनता पार्टी को भी और एलाइज को भी। लेकिन आप एलाइज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एलाइज भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए हैं इस इलाके में। 355 में से 236 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से रिकॉर्ड खड़ा किया हुआ है। अकेली दम इतने दलों को हराती हुई वो अश्वमेध का जो रथ है वो यहां 2 बार दिल्ली में पताका गाड़ चुका है। तो रीजनल पार्टी आज जो कांग्रेस को रोकना चाहती है, नहीं आप इतनी ही सीट लीजिए, ममता जी कहती हैं 2 ले लो, 4 ले लो, तेजस्वी नीतीश कहते हैं कि इससे ज्यादा तो मिलना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीट 2 या 4 80 में से देने के लिए तैयार है। इन सबको वो संदेश है कि साहब 355 में से 236 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर आप खुद ही कहते हैं कि राजनीति में 1+1 2 नहीं होता है, वहां पे केमिस्ट्री काम करती है। तो ये केमिस्ट्री क्या काम कर पाएगी और राहुल गांधी वो स्पार्क जिसका मैंने जिक्र किया वो क्या क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये दूसरी यात्रा होगी इनकी। और अगर इस यात्रा में और इस चुनाव में अगर वो नहीं कर पाए तो राजनीतिक भविष्य जो है उनका खतरे में आ जाएगा। और अगर कर गए तो फिर मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सुप्रीम लीडरशिप है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये यात्रा इसीलिए निर्णायक है। ये जो न्याय है, ये लोगों के साथ तो न्याय करने की कोशिश है ही, ये मोदी जी और राहुल गांधी इन दोनों की करियर्स पे भी न्याय करेगी। अगर मान लीजिए इस तमाम कोशिश के बावजूद राहुल गांधी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए संसद में, अगर ये 2 यात्राएं, मैं भारत जोड़ो यात्रा को भी जोड़ता हूं और इसको भी जोड़ लेता हूं, और इन तमाम भारत प्रयास के बावजूद उनसे नहीं हो पाया, 50 से 60 ही रह गया मामला या 45 बन गया मामला, तो इफेक्टिवली देश ने आपको रिजेक्ट कर दिया।
2014 के चुनाव आप हारे, 2019 के हारे और 2024 का भी हार गए। और किसी नेता को 3 चुनाव से ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। अगर जीत की हैट्रिक लगी मोदी जी की तो फिर राहुल जी का करियर जो है, अच्छा, उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि उसको सालों तक नहीं हटा सकते। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हार भी जाते हैं, मोदी जी की वापसी हो भी जाती है, तो कांग्रेस किस तरह से अपना अस्तित्व बचाएगी? कितनी सीट का टारगेट हम समझें कि अगर अचीव कर लिया जाए तो कांग्रेस के जो भविष्य, हम लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी के भविष्य पर सवाल खड़े हैं, वो थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। मात्र 50 सीट और यानी 100 पहुंचना है बस। आप उस 50 में आपने खुद कहा कि क्या हो जाएगा। 50 सीट अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप सोचिए कि वो 300 का आंकड़ा, क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं इधर, यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सब भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। पूरा अगर आप 50 सीट ले लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ा प्रश्न हो जाता है। और यही फिर वो सवाल आता है कि अगर राहुल गांधी ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर मोदी जी के लिए यह प्रश्न हो जाता है कि साहब ये कैसे हो गया। पूछने वाले उनके लिए भी तैयार हैं। हाँ, सीट शेयरिंग में जो सीटें तय की जाएंगी तो कांग्रेस ये भी देखेगी कि हम कहां कहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सीटें लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होगी। अलायंस भी यही चाहेंगे कि हम जहां जीत सकते हैं वहां ले। हालांकि कोशिश तो यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े, लेकिन कांग्रेस के लिए वो सीटें रहेंगी जहां पर वो जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये मानकर चलें कि 200 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, अगर पूरे अलायंस, पूरे देश में अगर बात करें सबके साथ, गठबंधन के साथ। नहीं, 200 सीटें तो सामान्य तौर पर ही उसके पास आ जाती हैं। देखिए, तो 250 मान ले आप करीब 135 सीटें पड़ जाती हैं, 130-35 सीटें पड़ जाती हैं दक्षिण में। दक्षिण में 130-35 सीटें, वहां तो कोई लड़ने वाला है नहीं सिवाय डीएमके के। तो उसमें से अगर डीएमके को देना है तो वो 100 सीट तो वहीं से लड़ जाती है। 100 से ज्यादा सीटों पर वो तो दक्षिण से ही लड़ जाती है। तो क्या उत्तर में केवल 100 सीटों पर आप उसको सीमित करेंगे? तो 250 सीटें मान के चले, आप उसको 250 सीट मान करके चलिए, या हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन इतना तो होगा। 250 सीटों में अगर 50% भी अगर राहुल गांधी निकालने में 50% भी नहीं, उससे भी कम नहीं, मतलब अब इतनी तो एक्सपेक्टेशन करेंगे ही। दो अगर यात्राएं वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस क्षेत्र से यात्रा गुजर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की, यहां वो सीटें नहीं है जो किसी और दल की हैं, उनसे झपट लिया गया तो मतलब अलायंस तो साथ में है ना आपके। अलायंस साथ में है और सब मिलकर के वो 50 सीट नीचे कर पाते हैं क्या? बड़ा प्रश्न है। ये केवल कांग्रेस कर पाएगी, इसमें तो प्रश्न चिन्ह है। लेकिन क्या कांग्रेस अपना आंकड़ा बढ़ा करके 100 कर लेती है? और क्या अलायंस इस यात्रा के दम पर, देखिए हो क्या रहा है कि किसी भी एलाय को इस यात्रा से दिक्कत नहीं है, वरना अभी तक इतने घंटे बीत चुके हैं, कोई ना कोई कुछ बात कह देता। उनको भी लग रहा है कि ये यात्रा मददगार। और जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए थे। अब इस बार शामिल होंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने बहुत सावधानी से इस बार कहा है कि वी आर वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ द यात्रा। अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि कौन होगा शामिल, कौन होगा नहीं शामिल। लेकिन ये यात्रा 20 मार्च को खत्म होती है और मुझे यकीन है कि 20 मार्च के अगले 2, 4, 5 दिनों में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि किस मौके पर जाकर के खत्म हो रही है यात्रा। और हर दिन वो ऐसा दौर होगा जब मोदी जी का प्रचार होता रहेगा, अमित शाह जी का प्रचार होता रहेगा, नड्डा जी का प्रचार होता है, और इधर राहुल जी घूमते रहेंगे। यानी कि हर दिन जो है एक टकराव की स्थिति आपको होगी। लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के पास भी ये बताने के लिए होगा कि देखिए, हर दिन लोगों के बीच हर दिन प्रचार का इंतजाम हमारे पास भी चल रहा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कि 14 तारीख को जब शुरू होगी तो 22 तारीख को जो राम मंदिर का पूजन होता रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा होती रहेगी, उस वक्त इस तरफ यात्रा भी चलती रहेगी। पॉलिटिकली थोड़ी देर के लिए अगर हम माने कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को पॉलिटिकली भी भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, तो उसका पॉलिटिकल टक्कर जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। तो बहुत सोच समझकर इस रणनीति को गढ़ा गया है। और आप अगर सतह को खरोचिए तो सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाती हैं।
एलाइज की मदद करेगा, क्योंकि ज्यादातर एलाइज जो हैं कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन वाले, महाराष्ट्र से मणिपुर तक में ही है। हाँ हाँ। इतने में ही फैले हुए हैं तमाम एलाइज, वो उद्धव हो, वो अखिलेश हो, वो ममता हो, वो तेजस्वी हो, सब कोई इधर ही फैले हुए हैं ज्यादातर। उनकी भी मदद हो रही है, अपनी भी मदद करनी है, और भारतीय जनता पार्टी को फ्रेम टू फ्रेम टक्कर भी देना है। और ये सब कुछ इस यात्रा के बगैर कैसे हो पाता, और शायद इसीलिए इस यात्रा के आयोजन को बचा कर रखा गया था और एक धमाके की तरह इसे भारतीय राजनीति में आज पेश किया गया और नए साल पर पेश किया जाएगा। और 2024 के जो 4-5 महीने रहेंगे, जब तक कि लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, ये धमाका जो है चलता रहेगा। और न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा होगी, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चुनाव में अपनी मशीनरी का उपयोग करेगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। यानी कि नया साल फुल ऑफ पॉलिटिक्स रहेगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नजर जो हमारी रहेगी वो इस यात्रा पर रहेगी, क्योंकि ये यात्रा अपने आप में करो या मरो वाली स्थिति कांग्रेस के लिए बना रही है। अगर यात्रा से कुछ निकलता है तो उसका इंपैक्ट साफ तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर दिखेगा। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, इस न्याय यात्रा से क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को न्याय दिलवा पाएंगे? बताइए हमें कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।